पीएम कहते हैं ऐतिहासिक है, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को रफ्तार देने वाला है। रणदीप सुरजेवाला को क्यों लगता है गरीबों की कटौती का बजट इसे नाम दिया जाना चाहिए? अगर आप इस बजट को जो वित्त मंत्री जी ने दिया ध्यान से देखें, पहले हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में और फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो हरियाणा नाम का शब्द आपको बजट में नजर नहीं आएगा। हरियाणा का पूरा नामो निशान भाजपा ने केंद्रीय बजट से मिटा दिया, जैसे हम हो ही ना। केवल एक एएसआई को राखी गढ़ी भेजने का झुंझुना हमें पकड़ा दिया। उसके अलावा हरियाणा नाम की कोई वस्तु या हरियाणा के जो मेहनतकश लोग हैं उनका नाम बजट में नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हरियाणा में नायब है सरकार, इसीलिए हरियाणा के हकों की हकमारी हो रही बार बार। अब अगर आप इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बजट में एक अंग्रेजी का लफ्ज है मम्बो जम्बो। मम्बो जम्बो का मतलब है कि बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे। ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द कहो जो ना खुद को समझ आए ना सामने वाले को समझ आए। ऐसी ऐसी अंग्रेजी माननीय वित्त मंत्री जी ने बोल दी जो ना शायद वो खुद समझती हैं, जिससे भी लिखवा कर लाई, ना देश समझता है। इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं, एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ नहीं, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं, महंगाई के लिए कुछ नहीं, सामाजिक सेक्टर के लिए कुछ नहीं, विपक्षी शासित प्रदेशों के लिए कुछ नहीं। अगर आप बजट को ध्यान से देखें तो ये एक कटौती बजट है, यानी गरीबों के हकों पर हकमारी का बजट। इस बजट में सारी बेसलाइंस जो हैं वो एक्सपेंडिचर को, खर्चे को कट करके, कटौती करके की गई हैं। इसलिए ये रिफॉर्म एक्सप्रेस नहीं, एक डीरेल्ड ट्रेन है जो स्टेशन से चलने से पहले ही पटरी से उतर गई। अच्छा, कोई भी सरकार हो रणदीप जी, बजट को ऐतिहासिक बताते हैं, शब्दों का खेल, आंकड़ों की बाजीगरी होती है, बजट डॉक्यूमेंट को तैयार करने में भी समय लगता होगा, लेकिन विपक्ष बजट को आते ही हाथों हाथ लेता है कि 0 नंबर है, कुछ भी नहीं है, दिशाहीन है, ये कहा जाता है कि बजट को लेकर। तो क्या ये सही है? देखिए, बड़ा सीधा है। दशा, दिशा, दृष्टि, कोई तो हो, रास्ता तो हो बजट के अंदर। अगर बजट कुछ दिखा ही नहीं पा रहा, अगर बजट कुछ दे ही नहीं पा रहा, बजट में जनमानस के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर बजट को 10 में से 10 नंबर कैसे दें? इसलिए मैंने आपको कोरे तथ्य नहीं कहे, मनगढ़ंत बातें भी नहीं गढ़ी। मैंने आपको हार्ड फैक्ट्स दिए कि इस प्रकार से बजट में ये सेक्टर्स काटे हैं। तो अगर बजट शिक्षा में 0, स्वास्थ्य में कटौती करेगा, खेती में कटौती करेगा, एससी एसटी ओबीसी में कटौती करेगा, मजदूर के हकों पर कुठाराघात करेगा, सोशल सेक्टर की स्कीम्स को काट देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1,43,000 करोड़ की कटौती कर देगा पिछले साल के बनिस्बत, तो फिर इस बजट को अच्छा कैसे कहें? मैं ये प्रश्न आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। दूसरा, मनरेगा को लेकर भी, क्योंकि गरीब की मजदूर की जब बात होती है, पिछले सत्र में भी आपने सरकार को खूब घेरा है। बीजेपी या केंद्र सरकार, हम कह लें, खूब तारीफ कर रही है मनरेगा में बदलाव की। पहली बात तो मनरेगा में बदलाव नहीं हुआ, मनरेगा की हत्या कर दी गई है। मनरेगा कानून जिसे हम जानते थे उसे पार्लियामेंट ने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और वो नाम बदलकर एक वीबी ग्राम जी नाम से एक नया कानून लाए हैं। बात कानून के नाम की है ही नहीं। सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम क्या था? इस देश में लगभग कोई 6.5 लाख कह देता है, कोई 7.5 लाख कह देता है। मेरा मानना है कि देश में लगभग 7.5 लाख गांव हैं, छोटी बस्तियों और ढानियों के समेत 7.5 लाख। इन 7.5 लाख गांव के अंदर कोई भी कभी भी उठकर काम मांग सकता है। अगर मांगता तो 100 दिन का काम देना अनिवार्य है, आप पूछ नहीं सकते। अब क्या हुआ?
और इसका सारा पैसा केंद्र सरकार देगी, 100% का 100%। अब मोदी जी ने क्या किया, एक नई भारत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दी। उसमें 60% केंद्र देगा, 40% प्रांतीय राज्य। सरकार देगी। अब क्योंकि प्रांतों के पास पैसा है ही नहीं, आपने तो जीएसटी लगाकर उनका सारा पैसा तो अपने कब्जे में कर लिया। फिर सेस लेकर आए, 5 लाख करोड़ सालाना मोदी जी सेस इकट्ठा करते, पेट्रोल पर, डीजल पर, शिक्षा पर, इनकम टैक्स पर, इन सब के नाम का। वो पैसा भी केंद्र सरकार ने रख लिया। अब वो तो कर्जदार हैं प्रांतीय सरकारें, उनके पास 40% हिस्सेदारी देने का पैसा होगा नहीं, 60% केंद्र सरकार को देना नहीं पड़ेगा। हरियाणा में इसे कहते हैं ना बांस रहेगा ना बांसुरी, मनरेगा खत्म। दूसरा, पहले मनरेगा में ग्राम पंचायत इसका संचालन करती थी। मैं 2 ही आपको केवल उदाहरण दूंगा। कोई व्यक्ति काम मांगता, ग्राम पंचायत काम उसे दे सकती थी, उसकी प्लान ग्राम पंचायत बनाती, मॉनिटर करती, ऑडिट करती, पेमेंट हो जाती, भारत सरकार से पैसा सीधा आ जाता। अब केंद्र में बैठा कोई अफसर डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान के 7.5 लाख गांव में से किस में काम देना है, कितने दिन काम देना है, प्रांत के कौन से हिस्से में काम देना है। तो मैं जैसे कैथल से आता हूं, हो सकता है कि पुंडरी में काम दें और किलायत में ना दें। आप दादरी से आती हैं, हो सकता है दादरी में काम दें, बारडा में मत दें। भिवानी में काम दें तो शाम में मत दें। रोहतक में काम दें परंतु अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी महम में मत दें। फिर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के किस गांव में देना, ये फैसला भी दिल्ली में बैठा बाबू करेगा। उसे क्या सपना आ रहा है भैया कि कहां काम की जरूरत है। फिर कितने दिन काम देना, इसका फैसला भी दिल्ली करेगी। तो फिर ये स्कीम चलेगी कैसे? सच्चाई है कि ये स्कीम अब नहीं चल पाएगी। एक अपने यहां कहते हैं, अंधा बाटे सीढ़ी मुड़ मुड़ अपने को दे। जहां चुनाव होगा वहां ये पैसे भेज दिया करेंगे, जहां चुनाव नहीं। आज बिहार में चुनाव है तो बिहार में लागू हो जाएगी ये स्कीम। जब बिहार में चुनाव खत्म तो बंगाल में चले जाएंगे। लोगों को बीजेपी को चुनावी फायदा मिलने का डर है क्या इसके माध्यम से? देखिए ज्योति जी, ये सवाल डर का नहीं, ये रोजगार का एक मूलभूत अधिकार है जो आर्टिकल 39 और 41 संविधान के अंदर लिखा है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, और आपने दलितों की बात की, मनरेगा का सबसे ज्यादा लाभ पिछड़ों को मिलता है। लगभग अगर आप आंकड़े देखें पिछले सालों के तो 50% लोग पिछड़ा वर्ग से हैं। बाकी एससी वर्ग से हैं, बाकी जो सामान्य वर्गों के गरीब हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस या बीजेपी से। उसको तो आज जरूरत है रोटी की, आज काम चाहिए। फिर आप किसान और मजदूर को भी लड़वाना चाहते हैं 60 दिन काम बंद करके। वो 60 दिन कौन से होंगे, इसका निर्धारण भी दिल्ली में बैठा बाबू करेगा। हरियाणा में जब अभी हमने जैसे कणक लगा दी, गेहूं की फसल लगाई, जब कणक की कटाई हरियाणा में होगी तो राजस्थान में थोड़ा अलग समय में होगी, मध्य प्रदेश में थोड़ा अलग होगी, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में अलग अलग में होगी। ये रबी की फसल चली गई है तो रबी में ही कटाई पूरा लगभग 7-8 महीने अलग अलग प्रांतों में चलती रहेगी। तो फिर तो कभी मनरेगा लागू ही नहीं होगा। ये गरीब की रोटी छीन रहे हैं। कांग्रेस को ये एतराज है। ये एतराज नहीं है कि आप ये कांग्रेस बनाम बीजेपी है, ये तो गरीब का निवाला छीनने का षड्यंत्र है। सच्चाई है। रणदीप जी एक ऐसे नेता हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, जिनसे हम कैथल, नरवाना, जींद, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पूरे ही भारत की बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम हरियाणा का नंबर 1 चैनल है, रणदीप जी आप भी जानते हैं, तो हरियाणा पर हम ज्यादा बात अब करते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार के बीजेपी कहती है नॉन स्टॉप काम हो रहा है हरियाणा में। कैसे आप देखते हैं इस दावे को? कहाँ हो रहा है? दूरबीन लगा लगा कर देखिए, हरियाणा के तो किसी आदमी को हरियाणा में काम होता नजर नहीं आएगा। काम हो रहा है जाति के बंटवारे का, काम हो रहा है हरियाणा में नफरत फैलाने का, काम हो रहा है हरियाणा को विभाजित करने का जात और धर्म के आधार पर, काम हो रहा है हरियाणा में समाज को इतनी बुरी तरह से तोड़ दीजिए, जाट बनाम गैर जाट में, कहीं बनिया बनाम पंजाबी करेंगे, कहीं रविदासिया बनाम वाल्मीकि करेंगे,
कहीं BCA बनाम BCB करेंगे, कहीं शहरी बनाम ग्रामीण करेंगे, कहीं ब्राह्मण बनाम राजपूत करेंगे। ये पूरे समाज को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पिछले 11 साल से भाजपा सत्ता में है हरियाणा में, कोई नया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई उन्होंने नया बड़ा अदारा बनाया हो जिससे रोजगार पैदा हो, कोई मदर इंडस्ट्री, जैसे मारुति को हम मदर इंडस्ट्री कहते हैं, आप तो समझती हैं। मदर इंडस्ट्री वो है जिसके चारों तरफ प्रदेश में रोजगार पैदा होता है। कोई मदर इंडस्ट्री लेकर आए हों, ऑटोमोबाइल्स में लाए हों, IT सेक्टर में लाए हों, किसी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाए हों, कोई भारत सरकार की बहुत बड़ी फैक्ट्री लेकर आए हों। एक समय में हम सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री लगाना चाहते थे, वो बाद में मोदी जी ने बदल दी थी। चलिए कोई बात नहीं, आपको सोनीपत पसंद नहीं, नफरत है, बदल दीजिए। हरियाणा भी पूरा नहीं पसंद, कहीं भी फैक्ट्री नहीं, करनाल लगा देते खट्टर साहब के यहाँ, कुरुक्षेत्र लगा देते सैनी साहब के यहाँ, वहाँ भी नहीं। कोई इस प्रकार का आधारा लेकर आए हों, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर आए हों, कोई कृषि शोध का केंद्र लेकर आए हों। 11 साल में नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी कुछ तो बता दें। हाँ, इतना जरूर है कि जो लगभग 60,000 करोड़ रुपया प्रदेश में कर्ज था, वो अब 3.5 लाख करोड़ हो गया है। प्रदेश के हर व्यक्ति पे 15,000 रुपए के करीब का कर्ज है। तो पैसा तो आप कर्ज पे लेके घी तो पी रहे हैं, पर वो घी हरियाणा के किसी आदमी की सेहत को बेहतर नहीं बना रहा। तो बीजेपी से यूं तो जनता परेशान है आपके मुताबिक, बार बार सत्ता में कैसे आ रही बीजेपी? देखिए, कई कारण इसके हो सकते हैं और मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक विश्लेषण का और कुछ कांग्रेस के लिए भी आत्ममंथन का विषय है। पिछले चुनाव में वोट चोरी एक मुद्दा रहा जिसको स्वयं श्री राहुल गांधी जी ने उठाया है, और आज के अखबार में खबर थी कि लगभग 28 से 29 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी हरियाणा में डबल वोट है, यानी 2 जगह उनकी वोट है। आप मुझे बताइए 2 जगह वोट कैसे हो सकती है? अगर 2 जगह वोट है और उन्होंने डाल दी, तो अगर 28 भी हैं तो 14 लाख वोट का असर हो गया कि नहीं? तो हम तो चुनाव उतने वोट से हारे नहीं। ये एक पहलू है, मैं नहीं कह रहा जरूरी आप इसे ही सच मान लीजिए, पर यह एक पहलू है जो मैं आपके दर्शकों के लिए छोड़कर जाता हूं। दूसरा, जैसा मैंने शुरू में कहा, भाजपा की राजनीति जाट बनाम गैर जाट का विभाजन पैदा करके और अलग अलग जातियों को बांटकर उनका विभाजन पैदा कर नफरत फैला, समाज को छिन्न भिन्न कर राजनीति में सत्ता हथियाने की रही है। हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने 2 व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जब वो 2014 में सत्ता में आए। अलग अलग बिरादरियों को दोनों लोगों से गालियां दिलवाई और समाज में इतना वैमनस्य फैल गया, इतनी नफरत और जहर फैल गया कि लोग एक दूसरे की, हरियाणा जो हरि का देश है, जहां 36 बिरादरी एक दूसरे के साथ रहती हैं, वो पूरी तरह से विभाजित हो गई। जो आखिरी चुनाव है उसके थोड़े और भिन्न कारण भी हैं, हमारी भी कोई तैयारी में कमी हो सकती है, हमारी कोई कैंडिडेट सिलेक्शन में कमी हो सकती है। आपकी अच्छी बात ये, मैंने शुरुआत में भी कहा कि अपनों को भी हकीकत का आईना आप दिखाई देते हैं। आत्ममंथन की आप बात करते हैं, खामियों की बात करते हैं टिकटों को लेकर। दूसरे नेताओं के भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, एडमिट नहीं करते हैं बातों को, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल, जो आप कह रहे हैं जाट नॉन जाट वाली बात कह रहे हैं, तो जाट नॉन जाट की बीजेपी की रणनीति का कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं था? ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अभी भी हरियाणा का बहुमत से बहुत अधिक, 90% से अधिक लोग जाति के बंधन को तोड़कर प्रदेश की प्रगति चाहते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो पैदा होगा। मैं हरियाणा में पैदा हुआ, ये क्या मेरी चॉइस है या आपकी चॉइस है या आपके दर्शकों की चॉइस है? हो सकता है हम केरल में पैदा हो जाते, हो सकता है हम बांग्लादेश में पैदा होते, हो सकता है हम श्रीलंका में पैदा होते। तो ईश्वर की मर्जी है, ये संयोग है। आप किस जाति में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस शहर या गांव में पैदा हुए, किस प्रांत में पैदा हुए, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित एक संयोग है। कुछ लोग इसे प्रकृति का संयोग भी कह देते हैं, मैं ईश्वर को मानता हूं,
बहुत आस्था रखता हूं, इसलिए मैंने ये कहा। हो सकता है कोई नास्तिक व्यक्ति इसे प्रकृति का संयोग कह दे। तो उसके आधार पर आप समाज का विभाजन कैसे कर सकते हैं, ये सवाल आप नौजवान हैं, आप इस प्रदेश की एक बढ़ती पत्रकारिता की प्रतिभा हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसके आधार पर कैसे निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी सरकार बनेगी। सरकार बनाने का आधार होना चाहिए कि किस पार्टी के पास प्रदेश की प्रगति का विजन है, कौन सी पार्टी जो है वो प्रदेश में औद्योगिक, कृषि, सामाजिक विकास का एक ताना बाना और विजन लेकर आई है, दृष्टि लेकर आई है। कौन सी पार्टी रोजगार पैदा कर सकती है, कौन सी पार्टी हरियाणा की खेती को एक तरफ और सर्विसेज को एक तरफ, क्योंकि हम दोनों का एक बेहतरीन संयोग है। एक तरफ हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं, एक तरफ हम सर्विसेज डोमिनेटेड स्टेट हैं। इन दोनों को आगे कैसे ले जा सकती है ताकि प्रदेश प्रगति करे। और जब स्थानीय होगी, उदाहरण के तौर पर भिवानी दादरी की प्रगति कौन बेहतर करेगा, किसके पास भिवानी के लिए, दादरी के लिए, रोहतक के लिए, हिसार के लिए, करनाल के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, नारनौल महेंद्रगढ़ के लिए, और गुड़गांव और फरीदाबाद तो बिल्कुल अलग किस्म की विजन और दृष्टि चाहते हैं। उनके लिए आपके पास क्या दृष्टि है? सिविक एम्यूनिटीज बेहतर कैसे होंगी शहरों और कस्बों में, गांव में बेहतरीन काम कौन कर सकता है, ये आधार होना चाहिए चुनाव का। दुर्भाग्य से भाजपा ने धीरे धीरे एक नफरत का जहर घोलकर, जाति का जहर घोलकर इन मुद्दों को गौण बना दिया जो प्रदेश के मुद्दे हैं, और जात पात के मुद्दे उससे बड़े हो गए। जो राजनीतिक व्यक्ति इसको नहीं मानता, या तो वो बेवकूफ है या वो बेईमान है, क्योंकि वो इसे स्वीकारता नहीं। तो मुझे ये बात साफ दिखती है, इसलिए मैं आपके चैनल पर ये कह देता हूं। दूसरी बात है, पिछली बार कांग्रेस क्यों हार गई? शायद हमारी कैंडिडेट सिलेक्शंस उतना अच्छा नहीं थी, शायद हम भारी गुटबाजी के शिकार थे, शायद समन्वय जो होना चाहिए था वो नहीं था, शायद हमें और बेहतर विजन और दृष्टि प्रदेश के लिए लोगों के समक्ष पेश करनी चाहिए थी, शायद हमें भाजपा की जो कमियां हैं, जो साफ दिखती हैं, जिन पर वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, और बेहतरीन तरीके से दिखानी चाहिए थी। और कुछ और बातें हैं जो केवल पार्टी के फोरम पे ही कही जानी चाहिए, इंटरनल, वो मैं वहीं कहूँगा। तो ये कुछ कारण है, और लोग भी हमें ये कहते हैं कि शायद तुम्हारी सरकार बन ही रही थी और थोड़ी सी मेहनत कर लेते आखिरी गोल पोस्ट पर जाकर तो बन जाती। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, हम इससे सीखेंगे। हमेशा हर गलती, हर भूल से, हर कमी से व्यक्ति को सीखना चाहिए और सीख कर आगे बढ़ जाना चाहिए। जीत के मुहाने पर जाकर कांग्रेस हारी है, कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को हराया है, चर्चाएं आमजन में इस तरह की भी हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे, इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक, पर हर फैक्टर को, इस प्रकार के फैक्टर को टेलीविजन या अखबार में डिस्कस भी नहीं किया जाना चाहिए, यह मेरा मानना है, क्योंकि वो पार्टी की परिधि, लक्ष्मण रेखा और अनुशासन की एक सीमा है। अब मेरे बिल्कुल ठीक पड़ोस में विजेंद्र सिंह एक नौजवान है, शायद आपने उनका इंटरव्यू भी किया। बिल्कुल। वहां कांग्रेस का ही एक साथी खड़ा हो गया या खड़ा कर दिया गया, और वो नौजवान 32 वोट से हार गया। तो शायद अगर समन्वय होता और दोनों को इकट्ठे बिठाया जाता तो हम वो सीट जीत जाते, और ऐसी 15, 16, 17 सीटें हैं जो हम जीत सकते थे। तो जहां कमी रही उसे स्वीकारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भविष्य में ये गलती ना हो। आप हमेशा पास्ट में नहीं जी सकते। आप मुझसे कम से कम 20 साल, 25 साल छोटी हैं। मैं ये कहूँगा प्रदेश के नौजवानों को भी, हमेशा आप पीछे मुड़कर आगे नहीं चल सकते, गिर जाएंगे। पीछे की गलतियों से या ठोकरों से सबक लीजिए और चलिए भविष्य की ओर। जो आमजन में चर्चा है, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं, ब्रिजेंद्र सिंह की सीट का आपने जिक्र किया, लोगों में चर्चा ये भी है कि कहीं बहुमत ना आ जाए, इस बात का हुड्डा साहब में डर था। मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ इंडिपेंडेंट उतार दिए गए, या जो इंडिपेंडेंट बैठ सकते थे उनको नहीं बैठाया गया।
देखिए, जैसा मैंने कहा, बहुत सारी बातें रही होंगी, पर हर बात की चर्चा टेलीविज़न या अखबार पर नहीं की जानी चाहिए। मेरी पार्टी की अनुशासन की सीमा में मैं जितनी बात आपको और आपके दर्शकों को कह सकता था, मैंने लगभग बताई। उससे ज़्यादा कहना इस समय पार्टी के हित में अनुचित होगा। आपने चंडीगढ़ में ये भी कहा कि हम ये कह लें कि हमारा वोट परसेंट बढ़ा के या मार्जिन बहुत कम है, ये काफी नहीं है। मैंने हुड्डा साहब से भी सवाल पूछा, जीतने के लिए 46 सीटें तो लानी ही होंगे। कांग्रेस को जीतने के लिए 46 सीट काफ़ी नहीं, क्योंकि जब हम 46 सीट लाएंगे तो दूसरी तरफ से उम्मीदवार खरीद लिए, एमएलए खरीद लिए जाते हैं बीजेपी के द्वारा। इसलिए कांग्रेस को कम से कम 55 सीट लानी पड़ेंगी, और कांग्रेस 55 सीट से ज़्यादा ला सकती है। हरियाणा के लोगों के मन में आज भी कांग्रेस बसती है, ये मेरा मानना है। कैंडिडेट्स को लेकर आपने कहा कि सिलेक्शन में गलतियां रही, क्यों टिकट आवंटन सही नहीं था कांग्रेस का? देखिए, ये इस पर ना काफ़ी चर्चा हो चुकी, और क्यों नहीं था, कैसे नहीं था, किससे भूल हो गई। अब जो होना था वो हो गया, और वो सब बातें हमने अपनी लीडरशिप को, केंद्रीय नेतृत्व को बता दी हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। अब हमें आगे चलने की ज़रूरत है, हमेशा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। चुनाव परिणाम के बाद सुरजेवाला साहब का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है, हरियाणा के तमाम लोग देख रहे हैं, और हार को लेकर हम बार बार बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बातें कही जा रही थी। हुड्डा साहब कह रहे थे लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, बहुत बड़े बहुमत से आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। जो भी सर्विस दिखाए गए, हम ओपिनियन पोल की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, विश्लेषण की बात करें, उसके ठीक परिणाम उलट आता है। तो उसमें जिम्मेदारी लेनी भी तो बनती है ना सुरजेवाला साहब। जिनको फ्री हैंड दिया गया था वो नेता जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, लोकसभा में हमको 3 से 4 सीट और मिलनी चाहिए थी, जो मिली वो कम है। लोग हमें ज़्यादा देना चाहते थे। विधानसभा में ये कांग्रेस के लिए 70+ सीट का चुनाव था, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप। अब जो नहीं हो पाया वो पूरे प्रदेश के सामने है। हम भी भुगत रहे हैं, और बाकी जो साथी मित्र हैं, बड़े बड़े जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो भी भुगत रहे हैं, और हरियाणा के लोग दुर्भाग्य से भुगत रहे हैं। सबसे प्रॉब्लमैटिक बात यह है, कांग्रेस का कोई नेता भुगते, रणदीप सिंह सुरजेवाला भुगते, कोई बात नहीं, परंतु अगर हम सरकार लेकर आते तो हरियाणा के लोगों को हम भाजपा से छुटकारा दिला सकते थे, जो बीजेपी से और श्रीमान नायब सैनी और खट्टर जी की जोड़ी से छुटकारा चाहते थे। हम वो नहीं कर पाए, खेद इसका है। अब गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। भविष्य में अपने आप को हम दुरुस्त कर लें, यही जरूरी है बस। इस पर चर्चा तब भी खत्म हो सकती थी कि पार्टी के वो नेता जिनके हिसाब से टिकट आवंटन हुआ, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, फ्री हैंड दिया गया, और जिनके पसंद के चेहरे उतारे गए, पूरी तरह से जिनको फ्री हैंड था, अगर आकर वो कहें कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी ये खामियां रही, टिकट आवंटन यहाँ तक दुरुस्त नहीं था, तो शायद इन पर चर्चाएं खत्म हो सकती थी। लेकिन एक दूसरे पर जिस तरह से गुटबाजी को लेकर ही हम बात करें, कुमारी सैलजा की चर्चा करें, आमजन में एक ये भी चर्चा है कि उनके हिसाब से 2-3 सीटें भी अगर दे दी जाती तो परिणाम शायद इतने खराब कांग्रेस के लिहाज से नहीं होते। देखिए, सवाल रणदीप और शैलजा जी का है ही नहीं। शैलजा जी हों या रणदीप, हम तो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और हम मेरे हिसाब से या तेरे हिसाब से टिकट देने की ना शैलजा जी को आवश्यकता है ना रणदीप को। हम ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस का कमिटेड कार्यकर्ता हो, जिताऊ उम्मीदवार हो, जीत जाएगा। कार्यकर्ता और जीतेगा नहीं, बल्कि जीतेंगी ज्योति सांगवान, तो ज्योति सांगवान को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस खेमे या ग्रुप से है। ये सोच बदलने की आवश्यकता है कि जो सबसे बेहतरीन कांग्रेस का उम्मीदवार है, जिसकी लॉयल्टी कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, उसे दें। और हाँ, कांग्रेस को एक बात का ख्याल रखना ही पड़ेगा। कांग्रेस में हमेशा मैं वर्षों से, अब 38-39 साल से देखता आया हूं, कांग्रेस में हमेशा गरीब से गरीब पिछड़ा वर्ग के लिए जगह रही है। कांग्रेस में मैंने देखा अनेकों नेता थे प्रजापत समाज से, जांगड़ा समाज से, कश्यप समाज से,
कंबोज समाज से, बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो संख्या में छोटी बिरादरियां हैं, ठाकुर समाज जिनको हम बार्बर या नाई समाज भी कह देते हैं। कांग्रेस में बड़े महत्वपूर्ण नेता थे अग्रवाल और पंजाबी समाज से। कांग्रेस में बड़े महत्वपूर्ण नेता थे रोड, राजपूत, गुर्जर समाज से। हमें उस गुलदस्ते को दोबारा तैयार, कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण नेता थे ब्राह्मण समाज से। हाँ। हमें उस गुलदस्ते को दोबारा तैयार करना है। जरूरी नहीं कि एक चेहरे से ही काम चल जाए। अगर लोगों को अलग अलग फूलों का गुलदस्ता पसंद है तो हमको वो गुलदस्ता बनाना पड़ेगा, नया नेतृत्व उभारना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाना पड़ेगा, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो तकलीफ हैं। अगर वाल्मीकि समाज को ये लगता है कि मेरी अमुक तकलीफ है, अगर ब्राह्मण समाज को लगता है कि उनकी अमुक तकलीफ है, तो उसका प्रतिबिंब कांग्रेस को बनना पड़ेगा। जिस दिन हम ऐसा कर पाएंगे उस दिन हम प्रदेश का मन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो मैं आपको दे रहा हूं। बहुत लोग केवल एक दूसरे की आलोचना में लगे हैं, मैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे रहा हूं। और ये बहुत ज़रूरी भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि चुनाव में हमने देखा कि नॉन-जाट वोट था, दलित वोट था, वो खिसका कांग्रेस से, नुकसान भी हुआ कांग्रेस को। और कांग्रेस को शहरों को भी दोबारा जीतना पड़ेगा। मैं तो एक शहर की विधानसभा से आता हूं, तो अगर ये फॉर्मूला है कि सारे ही शहर के लोग आपके खिलाफ हैं क्योंकि आप किसान वर्ग से हैं, तो मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मेरे खिलाफ तो है नहीं। मैं आपको कहता हूं, आप बूथ उठाकर देखिए, वो बूथ जहां अग्रवाल समाज हावी है, वो बूथ जहां पंजाबी समाज हावी है, जहां वाल्मीकि या रविदासिया समाज हावी है, वहां कांग्रेस जीत रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप मन नहीं जीत सकते। अगर सामने वाले को लगता है, सब जानते हैं कि भाई हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति विशेष में पैदा होगा, पर अगर सामने वाले को यह लगता है, देखने वाले को, कि ये आदमी निष्पक्ष है, निर्भीक है, न्याय कर सकता है, तटस्थ रह सकता है, तो वो उम्मीदवार और पार्टी दोनों के साथ खड़े हो जाएंगे। हमें ये आत्मविश्वास दोबारा कांग्रेस का लोगों में पैदा करना है। उनके मन में कांग्रेस है, आत्मा में कांग्रेस है, दृष्टिकोण में कांग्रेस है, सोच में लोगों के कांग्रेस है। हमें उस मन, दृष्टिकोण और आत्मा में जो कांग्रेस बैठी है उसको केवल उभार कर बाहर लेकर आना है, बस इतना ही करना। बिल्कुल। देखिए, आप जाट समाज से हैं, लेकिन कट्टर जाट वाली छवि नहीं है, जो कि फायदेमंद भी है सियासत में। अभी हुड्डा साहब का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा भी कि आपने पहले कहा कि मैं पहले जाट हूँ, उसके बाद सीएम हूँ। ये नुकसान केवल हुड्डा साहब को नहीं था, बल्कि कांग्रेस को भी एक बड़ा नुकसान था, जो कि बहुत समय तक इसकी चर्चाएं होती रहेंगी। बड़ा संदेश। ज्योति जी, क्योंकि आपने कहा, मैं पूछता हूँ, ये कट्टर और बगैर कट्टर क्या होता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक टैग लग जाना। मैं किसान वर्ग से हूं, मुझे इस बात पर गर्व है। पर मुझे आप बताइए, इस देश में किसान ब्राह्मण हो, प्रदेश में किसान जाट हो, किसान रोड हो, किसान गुर्जर हो, किसान राजपूत हो, किसान रविदासिया हो, और कहीं कहीं किसान वाल्मीकि भी हो। किसान तो किसान है, वो मिट्टी में पैदा हुआ एक इंसान है जो धरती की रक्षा करता है और धरती में पेट और पीठ एक करके अपने लिए भी और देश और प्रदेश के लिए रोटी कमाता है। उसकी जाति हरियाणा की ये माटी है जिसे हम हरि का हरियाणा कहते हैं। उसको आप जाति के बंधन में बांधकर उसके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि देखें, और मैं लंबे समय तक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आज भी पहले भी जुड़ा रहा हूं, तो गांव की माटी में आपको जाति का बंधन नहीं दिखेगा। ये जाति का बंधन राजनीतिक लोगों की खोज है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मैं अमुक हूं इसलिए मेरी वोट दीजिए, मैं अमुक हूं इसलिए मेरी वोट दीजिए। कितने लोग हैं जो हरियाणा में या देश में अब कहते हैं कि मैं काम करूंगा इसलिए मेरी वोट दीजिए। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, और अगर आप पहले नरवाना में, जींद में चेक करेंगे, कैथल में, कुरुक्षेत्र में चेक करेंगे, तो कपिस्थल कैथल की तपोभूमि के लोग कहेंगे, वहां लिखा होता है, काम की जात नहीं, जात का काम नहीं। काम नहीं, यानी काम करने वाले की जात नहीं हो सकती,
और जाति बताने वाला आपका काम नहीं करेगा। फिर वो कहेगा मेरी ये फलां जाति है, मेरी वोट दो, खत्म। तो जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ सकती। काम, दृष्टिकोण, तरक्की, सोच, विकास और प्रदेश को बदलने का जज्बा, उसके आधार पर वोट मिलनी चाहिए। और मुझे यह विश्वास है कि वोट इसके आधार पर मिलेगी। मांगने वाला चाहिए, बिल्कुल। आपको एक झोली वरिष्ठ फैलाकर कांग्रेस मांगिए तो मिलेगी। बिल्कुल, एक कांग्रेसी नेता के अलावा हरियाणवी के तौर पर आपको क्या लगता है, ये कहना कि पहले जाट हूं उसके बाद सीएम हूं, हुड्डा साहब का ये बयान गलत था? देखिए, मैंने इसीलिए कहा, हम आप तो एक नौजवान हैं, आप चाहती हैं कि मैं हर बार पीछे मुड़कर देखूं। मैं ये कहता हूं कि मुझे ठोकर लगी, गिरा, घुटने पर चोट आई, थोड़ा खून भी आया, डिटोल लगा लिया। जितना मैं कह सकता हूं आपने अपनी बहुत बातें तो कह अपनी दी हैं। स्वयं स्व अनुशासन के अंदर, वो मैंने बता दिया। मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से अब कुछ निकलने वाला है। हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। काफी नेता कांग्रेस को छोड़कर गए, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अगर एक कार्यकर्ता भी पार्टी को छोड़कर जाता है तो नुकसान होता है। उसका कारण कुछ भी हो, कई बार व्यक्तिगत आगे बढ़ने की चाहत कारण हो सकता है, कई बार दो व्यक्तियों से मतभेद कारण हो सकता है। ऐसे में जो भी पार्टी के प्रभारी हैं प्रदेश में एआईसीसी से, उनकी जिम्मेवारी है कि कोशिश करें कि जहां तक हो सके समन्वय बनाएं और उन्हें साथ लेकर चलें और सबको उचित सम्मान और जगह दें। जब भी, जैसे एक ज़माने में इंद्रजीत सिंह जी छोड़कर चले गए, धर्मवीर सिंह जी हमें छोड़कर चले गए, किरण जी हमें छोड़कर चली गई, और भी दर्जनों ऐसे, कुलदीप बिश्नोई जी हमें छोड़कर चले गए। दर्जनों ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, जो चले गए। अब मैं कहूं कि वो चले गए, उनका कोई नुकसान नहीं, पार्टी को नुकसान तो हुआ। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे परिवार के सदस्य जहां तक हो सके हमारी आइडियोलॉजी की परिधि में छोड़कर ना जाएं। फिर भी किसी को जाना है तो कोई जबरदस्ती तो किसी को रोक नहीं सकता। क्या पार्टी ने किरण चौधरी को रोकने का प्रयास किया? मेरा, देखिए, ऐसा व्यक्तिगत तौर से मैंने किया। मुझे जहां तक जानकारी है कुमारी शैलजा जी ने किया। उस समय के प्रभारी एआईसीसी ने किया या नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं। नुकसान हुआ लेकिन चुनाव में उनके जाने से? मैंने कहा, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जाता है तो नुकसान होता है, और जाने या न जाने के कई कारण हो सकते हैं। अब जो नुकसान नफा होना था वो तो हो गया। लोकसभा में भी आप बात कर रहे थे कि हमारी 2 से 3 सीटें और आनी थी, श्रुति चौधरी का टिकट कटना ये भी गलत था? मैं अब इन सब बातों पर बार बार टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे बहुत सादर निवेदन करूंगा। मैंने जो कह सकता हूं वो सारी बातें आपको बोल दी। लेकिन ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे, आपने राव इंद्रजीत से लेकर धर्मवीर की बात करें, किरण की बात करें, और भी बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर गए, और आप खुद ही मानते हैं कि एक वर्कर भी अगर जाता है नुकसान होता है। तो आप कभी फीडबैक देते हैं हाईकमान को? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला हमारे दर्शक जानते हैं एक ऐसे नेता हैं जिनसे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। देखिए, मैं सबसे पहले फीडबैक देता हूं मेरे इंचार्ज को, पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे मुखिया वो हैं पार्टी के, जिन्हें राहुल जी खड़गे जी बनाएंगे वो हमारा मुखिया है। उसके बाद हमारे प्रभारी को, और जब भी पार्टी पूछती है तो क्यों नहीं, अवश्य जो हमारी बात है हम तो अपनी बात कहेंगे ही। अभी हाल ही में संपत सिंह गए थे, उनकी ओर से भी एक लंबी फहरिस्त बताई गई, शिकायत दी गई, भूपेंद्र हुड्डा को कहा गया कि इनकी वजह से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई भी साथी हमारी पार्टी को छोड़कर जाता है नुकसान होता है, तो वो हमारी पार्टी हो, दूसरा राजनीतिक दल हो, नुकसान होता है। उसको किस प्रकार से हम ठीक रख सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी पार्टी का जो नेतृत्व है प्रदेश में उसकी है। बीजेपी इस वक्त हरियाणा में हम देखें तो नेताओं के लिहाज से न्यू कांग्रेस है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में, और कई बार बीजेपी ये भी दावा करती है कि बहुत सारे तो अभी हैं संपर्क में जो कि बीजेपी में आने वाले हैं। मुझे
बीजेपी में आपने क्योंकि बात की, इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता था ये हम कांग्रेस का ही नहीं हम विश्लेषण सरकार कर पर रहे भी हैं। आएंगे अभी। तो बीजेपी से ज्यादा सरफुटअव्वल कहाँ है, आप मुझे बताइए। गुटबाजी है बीजेपी में भी। के दो नेता दक्षिणी हरियाणा में, एक केंद्रीय मंत्री और एक प्रदेश के मंत्री, एक दूसरे के बारे में जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे एक हैं। दूसरे की छीछा लेदर सार्वजनिक तौर से जैसे कर रहे हैं, एक दूसरे पर जैसे इल्जामात लगा रहे हैं, क्या उसके बाद कोई पार्टी ये कह सकती है कि उसमें कुछ अनुशासन है? बीजेपी के एक और वरिष्ठ मंत्री ने तो खुद मुख्यमंत्री पर इल्जाम पिछले वाले पर भी लगाए, इस पर भी लगा रहे हैं, पर वो चुप रहते हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों बार उन पर इल्जामात लगा लिए। फरीदाबाद में भी गुटबाजी है बीजेपी में। बीजेपी के, मैंने अभी तो गुड़गांव और रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ की बात की, फिर मैं उत्तरी हरियाणा में आ गया हूं। और अब अगर दूसरे हिस्से में प्रदेश के जाओ तो 1 घंटे पहले एक मंत्री प्रदेश का उद्घाटन करेगा, फिर एक केंद्रीय मंत्री आकर उद्घाटन करेगा, फिर एक विधायक आकर उद्घाटन करेगा, उन तीनों से पहले बीजेपी का जिला अध्यक्ष उद्घाटन कराएगा। तमाशा हो रहा है, सर्कस चल रही है कि सरकार चला रहे हो। तो ये हर रोज की उनके यहाँ कहानी और खेल है। बिल्कुल। एक और नेता हैं, वो उनके प्रदेश अध्यक्ष के पीछे ही लगे हैं, हर रोज उन पर लेकर इल्जामात लगा देते हैं। आपने वो भी देखा। तो अलग अलग कोनों में जिस प्रकार की सरफुटअव्वल और जूतों में दाल बीजेपी में बट रही है, वो तो शायद कहीं भी नहीं। नहीं, इंडिया न्यूज़ देखिए सभी से पूछता है। मैंने हाल ही में अभी मोहनलाल बड़ोली का इंटरव्यू किया, हमारी कॉन्क्लेव में भी वो आए। उनको भी हमने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी पर आप लोग भी निशाना साधते हैं, मीडिया भी सवाल करता है, लेकिन हाल बेहाल है बीजेपी का इस वक्त हरियाणा में। चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे अंबाला हो, अलग अलग जिलों में कांग्रेस के अलावा बीजेपी के भी बहुत सारे धड़े हैं। तो क्या इसे बीजेपी कंट्रोल करना नहीं चाहती है, कंट्रोल कर नहीं पा रही? उनसे भी हम सवाल पूछते हैं। सरकार को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। रोजगार को लेकर भी आप लोग हमलावर हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो नौकरियां हैं उनमें बाहर के युवाओं को मौका दिया जा रहा है तुलनात्मक रूप से ज्यादा। मैं ये बात पिछले 7-8 साल से लगातार उठा रहा हूं। आपने देखा कंसिस्टेंटली, जब पहली बार सारे एसडीओज बाहर के लगाए थे उन्होंने बिजली बोर्ड में, मुझे अगर ऑफ हैंड फिगर याद नहीं, 170 या 180 पोस्ट थी, सब्जेक्ट टू करेक्शन है, लगभग सब बाहर से लगा दिए 180। हाँ, इसी प्रकार से मैंने बार बार 14 ऐसी अलग अलग श्रेणियों की सूची जारी की है जहां सब बच्चे बाहर से हैं। मैं ज्योति जी आपसे और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से पूछता हूं, क्या हरियाणा के सब हमारे बच्चे, बेटा और बेटी, नालायक हैं, भाई बहन? क्या हमारे बच्चों में बीजेपी को कोई टैलेंट नजर नहीं आता? क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे गुणी नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे लिखित परीक्षा पास नहीं करते? तो इंटरव्यू में जब लोग लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में वो सारे फेल क्यों हो जाते हैं? तो हम चपड़ासी लगने के लिए और क्लर्क लगने के लिए तो हरियाणा के बच्चे हैं, पर जज लगना हो, एचसीएस लगना हो, एसडीओ लगना हो, टीचर लगना हो, प्रोफेसर लगना हो, लेक्चरर लगना हो, तो सारे हरियाणा से बाहर के हैं। भाई कोई 2-3 बच्चे आ गए 100 में, हम भी समझ सकते हैं। हरियाणा के बच्चे बिल्कुल ही नालायक मान रखे हैं क्या हरियाणा के लोगों ने? साथ ही आप लोग ये भी कहते हैं यूपीएससी तो क्लियर कर लेते हैं हरियाणा वाले, लेकिन हरियाणा में एचपीएससी एग्जाम नहीं कर पा रहे। मैं आपसे यही कह रहा हूं, वो एचपीएससी हो, वो एचएसएससी हो। एचपीएससी है हेरा फेरी सर्विस कमीशन, एचपीएससी, और एचएसएससी भी जो है, वो दोनों मिलकर सिवाय हेरा फेरी से नौकरियां देने के और कुछ नहीं करते। बीजेपी का मॉडल क्या है, मैं नौजवानों को आपके माध्यम से कहूंगा, जब चुनाव पास आएगा, 1 साल रह जाएगा, तो कौशल निगम की 50,000 नौकरियां निकाल देंगे, 20,000 कांस्टेबल की, एसएस बोर्ड की, एसएस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरियां निकाल देंगे, 30-40 हज़ार और निकाल देंगे। उसमें 40 लाख 50 लाख बच्चा, 30 लाख बच्चा अप्लाई कर देगा, फिर उनको सीईटी के माध्यम से चक्कर कटवाते रहेंगे और उनसे वोट लेकर उसके बाद उनको कौशल निगम से निकाल देंगे, जैसा आप कर रहे हैं। 50,000 बच्चे लगाए, 17,000 बच्चे निकाल दिए वोट लेने के बाद अब सरकार में पिछले 1 साल में, बाकियों को निकाल रहे हैं। न उनको पक्का किया गया,
जो कानून लेकर आए उसमें लिख दिया कि 5 साल बाद पक्के होंगे। तो भैया 29 के बाद किसने देखा? बोले 29 में और हमारी वोट दो, फिर पक्का करेंगे। ये बच्चों को, हमारे बच्चों को जो गुणी हैं, शिक्षित हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं और उनके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा से बाहर के बच्चों को लगाने की प्रक्रिया इसलिए है कि हरियाणा का कोई आदमी बीजेपी के मुताबिक, खट्टर साहब और नायब सैनी जी के मुताबिक, वो तो चेयरमैन लगने के लायक ही नहीं है सर्विस कमीशन का। आपने बिहार के एक आदमी को लाके यहाँ चेयरमैन लगाया हुआ है। लेकिन बीजेपी सुरजेवाला जी ये कहती है कि हमारे युवा भी तो दूसरे राज्यों में नौकरियां कर रहे हैं, रोजगार का अधिकार क्या, मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं हम। बिल्कुल दीजिए। अब मैं आपको, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्योति जी ये क्या कर रहे हैं, अगर आप जाएं और कल को आप आंध्र प्रदेश में एग्जाम दें तो वो आंध्र प्रदेश में पहले तो जबान के आधार पर, तेलुगु के आधार पर आपको जवाब देना वो एक पड़ेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको ठीक मिल हो जाता है। आप पंजाब में जाइए, आपको पंजाबी आना अनिवार्य है। आप किस बंगाल में जाइए, बंगाली जानना अनिवार्य है। गुजरात में जाइए, गुजराती जानना अनिवार्य है। हम तो हिंदी बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा। हरियाणवी हमारा एक कोलोकियल लैंग्वेज है, उसके अलग अलग जबान हो सकती है। हर प्रांत में उनकी खुद की जनरल नॉलेज में प्रांत की कल्चर और संस्कृति पर सवाल पूछा जाएगा, भौगोलिक परिस्थिति पर सवाल पूछा जाएगा, वहां की राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको कल को एसडीएम लगा दूं, तहसीलदार लगा दूं, आप हो बंगाल के रहने वाले, हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति, हरियाणा की सांस्कृतिक परिस्थिति, हरियाणा की सामाजिक विषमताएं और समन्वय, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। आप वो तहसीलदारी या वो एसडीएम का कार्यालय कैसे चलाएंगी? हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जहां हरियाणा के जनरल नॉलेज के सवाल पर नायब सैनी जी ने कांटा मार दिया। इसका क्या जवाब है? इसमें आप लोग ये भी कहते हैं कि राजस्थान से सीख सकते हैं, वहां पर कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी भाषा नहीं जिसका पेपर होता है, लेकिन राजस्थान से जुड़े सवाल बहुत पूछ लिए जाते हैं। क्यों नहीं? जिसका फायदा वहां के युवाओं को मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा बाहर के युवाओं को कंपटीशन में मत बैठने दो। मैं ये कह रहा हूं कोई हरियाणा में रहना चाहता है, उनका स्वागत है, आकर रहे हैं। हम दूसरे लोगों की तरह किसी को जूते मारकर भगाते नहीं। हरियाणा की ये संस्कृति ही नहीं, हम सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। ये इस देश की और हरियाणा की संस्कृति का हिस्सा है। पर आप हरियाणा के प्रश्नों को आपने कांटा मारकर खत्म क्यों कर दिया? हरियाणा की जनरल नॉलेज को, हरियाणा की परंपराओं को, हरियाणा की रीति रिवाज को, हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति को, हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा की बोली को, भेष को, वेशभूषा को, खान पान को, इसमें आ जाता है। आप सब काट देते हैं। आप कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। ये क्यों नहीं? अगर जब आप आए, हरियाणा में रहें, हमारी संस्कृति में ढलें, हमारे परिवेश को समझें और हरियाणा में रोजगार लें, नो प्रॉब्लम्स। पर यह कैसे हो सकता है कि कोई नौकरी हो लेक्चरर की, प्रोफेसर की, और 99.9% लोग हरियाणा से बाहर के हो? हाँ, मजबूती से आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, हमने इस इंटरव्यू में बजट को लेकर शुरुआत में बात की, कांग्रेस को लेकर बात की, हार के कारणों को लेकर चर्चा की, सरकार के कामकाज को लेकर बात की। अब एक और शहरी सरकार का चुनाव होने जा रहा है सुरजेवाला जी, जो कि आप लोग सिंबल पर लड़ेंगे। उसे लेकर किस तरह की तैयारियां और कैसे उन मुद्दों को उठाएंगे जिन पर पिछले चुनाव में आप लोगों को जीत नहीं मिल पाई? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी, वो एक काबिल नौजवान हैं। मुझे विश्वास है कि वो और विधायक दल के नेता और पार्टी के जो इंचार्ज हैं वो मिलकर इस पर गंभीरता से निर्णय कर रहे हैं। उन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी। मैं तो विशेष तौर से इसलिए गया था कि मैं भी चाहता हूं कि उन तीनों कॉरपोरेशन में कांग्रेस जो है वो जीत की ओर अग्रसर हो। और मैंने उन्हें कहा भी कि जहां आवश्यकता हो आप मेरी ड्यूटी लगाइए, मैं कार्यकर्ता के तौर पर वो ड्यूटी दूंगा। मंथन क्या हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। अभी ब्रिजेंद्र सिंह का इंटरव्यू हमने किया, उनकी यात्रा में हम गए सुरजेवाला साहब, तो उनकी ओर से कहा गया कि वो समय मांग रहे थे उदय भान से, लेकिन यात्रा को लेकर समय भी मिलने के लिए नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है, उदय भान से राव नरेंद्र सिंह बेहतर साबित होंगे कि किसी एक खेमे के लिए काम ना करें, हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाए? देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे का आंकलन करना हमेशा अनुचित होता है। मेरी माँ ये कहा करती है
कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों का भी आपस में आंकलन नहीं करना तुलना चाहिए। नहीं हो। तुलनात्मक इतिहास से सीखा तो जा सकता है। हाँ वो सही है, पर मैं राव नरेंद्र सिंह जी को जितना जानता हूँ और वर्षों से मैं उन्हें देखता आया हूँ, हम पहली बार इकट्ठे ही विधायक बने 1996 में। तो राजनीतिक सोच, इच्छा शक्ति उनकी दृढ़ है। कुछ काम करके जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर बदलाव करना चाहते हैं और वो राजनीतिक तौर से तटस्थ हैं। शायद ना उन्हें एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं कर पाएगा। आदमी जब काम करेगा कभी कोई गलती भी हो सकती है, वो स्वाभाविक है। व्यक्ति जो है, इंसान केवल प्रभु वो हैं, मालिक, जो गलती नहीं कर सकते, इंसान से तो हो ही सकती है। पर राव नरेंद्र सिंह जी के बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता का मानना है कि वो एक निष्पक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करने में सक्षम हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं और उनकी अपनी एक सोच और दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर पाएंगे। नरवाना से आप चुनाव लड़ते आए, कैथल से आपने चुनाव लड़ा, हरियाणा में मंत्री भी आप रहे, ओपी चौटाला साहब को भी आपने हराया। आपको लगता है कि पार्टी में उतना इनाम आपको मिल पाया जितना आप डिजर्व करते थे? देखिए, मेरे पिता और मैं लंबे अरसे से, आज़ादी से पहले से पिताजी कांग्रेस में हैं और लंबे समय तक पार्टी ने मुझे मौका दिया संगठन में अलग अलग पदों पर काम करने का। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो मुझे दिया, मेरे को उसकी तसल्ली है। जिस प्रकार से मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक विशेष भूमिका निभाई है और पार्टी, राहुल जी ने भी मुझे अलग अलग मौके दिए हैं, मैं कम से कम जब मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं कि पार्टी ने अलग अलग भूमिकाओं में और देश के अलग अलग कोने में जो काम करने का मुझे मौका दिया है, मैं उसके लिए पार्टी का ऋणी हूँ। ऋणी है आप, आपको मौके दिए गए हैं, आप ये मानते हैं। दूसरा, अलग अलग धड़ों की जब हम बात करते हैं, हालांकि आपने कहा कि कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें हो गई हैं, इन दिनों सुरजेवाला जी, सवाल पूछना भी आपसे जरूरी है। इन दिनों हम देख रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में कुछ युवा विधायक हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े होते हैं, कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो आपको लगता है ये सही प्रैक्टिस है? देखिए, जैसा मैंने कहा, अब भोर हो गई है, दोबारा से नई सुबह है। ये तो अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। हाँ, तो हमें अब सीख कर आगे बढ़ना है। अगर उसी पचड़ों में पड़े रहेंगे, तोड़ फोड़ के, तू मैं के, तो फिर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस को पहले खुद को संगठित करना पड़ेगा और पहले मैं, पहले आप की जो ये आपस की जो प्रतिस्पर्धा है, उससे एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों के लिए काम करना ही, हरियाणवियों के लिए काम करना ही हमारी असली ड्यूटी है और यही प्राथमिकता होनी चाहिए। यही लोग हमसे उम्मीद करते हैं। राज्यसभा सीटें 2 खाली हो रही हैं, कांग्रेस के लिए इस बार भी चुनौती रहेगी क्योंकि एक सीट पर आप लोगों की दावेदारी है। एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 तो हमने जीत नहीं सकते, हमारे पास 37 का नंबर है और मुझे लगता है कि कांग्रेस आसानी से वो सीट जीत पाएगी। आप भी कांग्रेस के युवा नेताओं में आपकी गिनती होती है और आपके बेटे सबसे युवा विधायक हैं। आप जब मंत्री बने सबसे युवा मंत्री बने थे, तो बेटे के राजनीतिक भविष्य को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आदित्य सहित हर व्यक्ति को कांग्रेस में और हरियाणा में, हरियाणा की माटी में अपना भविष्य तलाश करना पड़ेगा। हरियाणा की माटी खून और पसीना दोनों मांगती है। हरियाणा के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, हिंदुस्तान के लोग भी बुद्धिमान हैं। हिंदुस्तान के लोगों में हरियाणा का जो गांव का अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है, जो उसकी खड़ी बोली की बुद्धिमत्ता है, वो किसी पीएचडी के से बहुत अधिक है, बहुत बड़ी है। और जो वो आपको सिखा देगा ना, वो आप किसी यूनिवर्सिटी में शायद नहीं सीख सकते। इसलिए मैं हर नौजवान जो मुझे मिलता है, समेत आदित्य के, उसे ये कहता हूं कि इस भूमि, इस मिट्टी की खुशबू और उसके लोगों का जो पसीना है, उसके अंदर ही सोना छिपा है। आजकल सोना चांदी बड़ा महंगा हो गया ना, तो वो मत अभी उसके डाउन पीछे। भी आया थोड़ा। जो आ गया होगा, पर है बहुत महंगा, आम आदमी तो खरीद नहीं सकता, इतना महंगा है। आप जो खड़ी बोली तो की बात वहां कर रहे जाने की जरूरत नहीं है सोना चांदी के पीछे। वो सोना और चांदी इस मिट्टी के अंदर है, इसे आत्मसात कर लीजिए, कामयाबी मिल जाएगी। आप खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं
और हरियाणा के कुछ नेताओं को हम देखते हैं, या तो वो हरियाणवी बोलते ही हैं जुबान से, या लोगों से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा देसी अंदाज में बोलते हैं। तो आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलकर या फिर इंग्लिश बोलकर आपको लगता है कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आती कि लोग कनेक्ट कर पाएं कि रणदीप सुरजेवाला हम में से ही और हमारे जैसे ही हैं? देखिए, कनेक्टिविटी जबान से नहीं होती कभी भी। मैं ज्योति जी आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो आदमी की जो मंशा है वो उसके चेहरे से झलकती है। अगर आप बेईमान हैं और जबान अच्छी बोल रहे हैं तो लोग ताड़ जाएंगे आपको। और आप जबान कैसी भी बोलिए, मुझे तो हरियाणा के अलग अलग डायलेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि मैं तो हरियाणा में पढ़ा 10वीं तक, ABCD 6ठी क्लास में सीखी। अंग्रेजी जानते नहीं थे, जब कॉलेज में गए बहुत मुश्किलात आई मुझे। आपने आपके स्टार्टिंग में नरवाना कैथल से ही पढ़ा? जी, मैंने बिल्कुल वहीं पढ़ा। तो इसलिए बहुत मुश्किलात आई, क्योंकि मैंने तो अंग्रेजी, किसी ने मुझे तो पढ़ा ही नहीं। और जब आप चंडीगढ़ दिल्ली जाते हैं या बाकी मुल्क में जाएंगे तो अंग्रेजी जानना भी ज़रूरी है। कोई बुराई नहीं, तो इसलिए वो ज़बान भी फिर सीखी मेहनत करके। तो काफ़ी मुश्किलात आई। सवाल ये नहीं है, अगर आपकी मंशा, आपके शब्द, आपके चेहरे से लोग भांप लेते हैं और आपके अगर मन में और मुंह पर एक ही बात नहीं है तो लोग समझ जाएंगे। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग बड़े बुद्धिमान है। मैं इसलिए बोलता हूँ, कई राजनीतिक लोगों को लगता है कि वो बड़े चालाक हैं। नहीं, लोग उनसे ज़्यादा समझदार हैं। वोटर्स बड़े समझदार हैं, और अच्छी बात भी है कि हम ये मानें, वोटर्स को बेवकूफ़ समझना भी बेवकूफ़ी है। हम नरवाना कैथल की बात कर रहे हैं, वाइंड अप हम करने वाले हैं सुरजेवाला जी। जींद को लेकर एक छोटा सा सवाल, क्या जींद बाई इलेक्शन लड़ना आपकी भूल थी? मेरी पार्टी मुझे जो हुक्म करेगी तो करेंगे, मैं वो बार बार करूँगा, बगैर ये पूछे कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरा, क्या भविष्य में आप भी मुख्यमंत्री की दौड़ में खुद को देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं को ये दौड़ छोड़ देनी चाहिए। पहले 55 सीट लाओ भैया, कांग्रेस को जिताओ, उसके बाद लीडरशिप है, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, कांग्रेस है, हो जाएगा फैसला। सबसे पहले कांग्रेस को जिताओ, मैं केवल ये कहता हूँ। अंतिम सवाल, आपने कहा नेतृत्व में भी नयापन लाने की जरूरत है, तो नयापन किस लिहाज से? अभी जो लोग लीड कर रहे हैं उन्हें बदलने की जरूरत है, युवाओं को आगे लाने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारे नए लोगों को कांग्रेस को इंडक्ट करने की जरूरत है। वो सारे सेक्शंस जो कांग्रेस में नहीं है, मैंने आपसे चर्चा की, गरीब, पिछड़े, दलित, ब्राह्मण, रोड, राजपूत, गुजर, किसान, उन सब को, शहरी, उन सब को कांग्रेस की मुख्य धारा में लेकर आना है। जब वो सब कांग्रेस की मुख्य धारा में एक मुट्ठी होकर हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो एक नया हरियाणा का निर्माण भी होगा और एक नई कांग्रेस। और आप ये मानते हैं हाल फिलहाल ज्यादा गए हैं ये लोग छोड़कर, ये अलग अलग समाज के लोग धीरे कांग्रेस को? धीरे 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 बहुत सारे सेक्शंस हमसे छिटक गए, और मुझे लगता है कि बजाय अब उसकी सर्जरी करने के, हमें ये देखना चाहिए कि हम उन सबको अपनी छाती से लगाकर, अपने मन से जोड़कर, उनकी भावनाओं में अपने आप को मिलाकर आगे कैसे बढ़ सकते। एक सवाल मुझे और ध्यान आ रहा है जी, SRK जो कहा जा रहा था कांग्रेस में, आपको कैसा लगता था ये सुनकर? देखिए, कुछ था SRK जैसा? पत्रकार मित्र जो हैं आप जैसे, वो बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी अच्छी नहीं हैं जो हमें लगती, बहुत सारी सुखद हैं जो लगती हैं। जब आप लोग कड़वी बात कहते हैं और मन को थोड़ा लगे भी कि यार शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर हम तो नरेंद्र मोदी हैं नहीं कि हम आपको जेल भिजवा देंगे या आपका चैनल बंद कर देंगे या आप पर ईडी की रेड डलवा देंगे। देखिए सुरजेवाला जी, तो हमें मानना पड़ेगा। हम तो सभी से पूछते हैं, नहीं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हम तो बीजेपी तो है नहीं कि ईडी की रेड डलवाएंगे। मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर से, जर्नलिस्ट को डिस्क्रिशन है अपने तरीके से व्याख्या करने की, और मुझे पसंद आए या ना पसंद आए उसका सम्मान करना चाहिए मुझे। बिल्कुल। हालांकि पत्रकारों को भी मैं एक बात कहूंगा, अब मुझे 38 साल हो गए और मैं क्योंकि पत्रकारों से जूझता रहा हूं लगातार, मेरे अनेकों दोस्त हैं पत्रकार पूरे देश में, मैं हमेशा उनसे ये भी कहता हूं कि बड़ा मुश्किल समय है आप लोगों के लिए, उसमें थोड़ा सा तटस्थ रहना भी आपका दायित्व है। आप हैं जी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, शुक्रिया। नहीं होती तो मैं ये भी गुरेज नहीं था, मैं कह देता आप, मैं जानती हूँ। तो पर पत्रकारिता में थोड़ा सा तटस्थ रहना, इतनी विषम परिस्थितियों में जब कल नौकरी चली जाएगी, परसों EMI कैसे देंगे, सवाल ये पैदा होता है।
कल कैमरामैन को या जर्नलिस्ट को या एंकर को हटा देंगे, परसों मालिक हटा देगा तो दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। अभी भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो कोशिश करते हैं कि सही को सही और गलत को गलत बोल सकें। मैं हमेशा कहता हूं उन सब साथियों को जो ऐसा नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा यार इनसे सीख लो। हाँ, देखिए सब कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं सुरजेवाला जी, क्योंकि मीडिया पर हम बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े हूँ जहाँ सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा ही जाए। ज्योति, इसमें कोई मजबूरी या कोई प्रेशर नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। किसी की होती होंगी मजबूरियां। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न एसआरके को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या किरण के जाने से, वीरेंद्र सिंह के आने से एसआर भी हो गया है क्या? इस नजरिए से कांग्रेस को खुद को देखना छोड़ना पड़ेगा बस। जिस दिन हम कांग्रेस के नजरिए से कांग्रेस को देखना शुरू कर देंगे, लोग हमारे साथ चलने को तैयार है। अब अंतिम सवाल, भविष्य को लेकर आपका क्या विजन है हरियाणा का? मैं हरियाणा के और देश के भविष्य दोनों को लेकर और कांग्रेस के भविष्य से उसे जोड़कर बहुत उत्साहित हूं। किसी को ये नजर आए या न नजर आए, लोग अब थक चुके हैं। वही हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा, हरियाणा में आओ तो जाट गैर जाट का नारा भाजपा देगी, राजस्थान में जाओ तो वहाँ राजपूत बनाम जाट लड़वाएंगे या राजपूत बनाम ब्राह्मण लड़वाएंगे, आगे जाओ गुजरात में तो पाटीदार बनाम गैर पाटीदार की राजनीति करेंगे, थोड़ा नीचे चले जाओ यहाँ अपने महाराष्ट्र में तो मराठा बनाम गैर मराठा की राजनीति करेंगे, और आगे झारखंड में या छत्तीसगढ़ में जाओ तो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की राजनीति करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में जाओ तो वहाँ ब्राह्मण को शोषित करेंगे तो वहाँ ब्राह्मण बनाम राजपूत चलेगा। कब तक इस प्रदेश और देश को देखिए, दुनिया के देश कहाँ जा रहे हैं। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमें तो अनलीश करना है हमारे नौजवानों के भविष्य को, और वो नौजवान किसी भी जाति या धर्म या क्षेत्र से आ सकता है, और हमें दुनिया का सरताज बनना है, दुनिया को मार्गदर्शन देना है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।